बताओ मार्केट फेल्योर के कितने रीजंस, कौन कौन से? मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। यहां तक तो हम लोगों ने बेसिकली कर लिया था। ओके, अब इससे आगे की कहानी हम लोगों को करनी है, जिसमें अब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात करेंगे। तो चलिए लिखते हैं अब, और उसी को आज हमें देखना भी है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज, बेटा बात ना करो अब। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज, जी क्या करवा दो? टीवी ऑन करना है? ठीक है, मैं टीवी ऑन करवा दे रहा हूं बेटा। अच्छा बर्दाश्त कर ले। चलो बेटा, कोई अब शोर ना मचाएं। तो अब हम लोगों को क्या देखना है बेटा, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज मार्केट पावर। कि सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो मार्केट पावर को क्या करना होगा बेटा? कम करना होगा। कि भाई जो हमारा मोनोपोली क्रिएट हो रहा है, और अभी ऑन हो रहा है बेटा, आ गया, देख नहीं रहा? तो अभी पीछे वाला देखो, एसी भी ऑन हो गया, और इधर का करवा दिया, ताकि ये बीच में है ना, तो दोनों तरफ जितना होगा एवरेज कम करेगा। चलो देखो इधर, तो गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन करेगा मार्केट पावर को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बात करेंगे। तो बेटा देखो, यहां पर एक टर्म्स आता है ना, कि जब मोनोपोली है, जब हमारे पास क्या है, मोनोपोली है, तो मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 1969 में एक एक्ट बना था, जिसको हम लोगों ने एमआरटीपी एक्ट बोला था, याद है कुछ? और बाद में जब सीसीआई आया था, तो मोनोपोली को, एमआरटीपी एक्ट को खत्म किया गया था। अब ये जो सीसीआई आया, तो सीसीआई का मेन काम क्या था बेटा? कि भाई मार्केट में मोनोपोली नहीं बनने देना, मार्केट में कंपटीशन बना रहे। क्योंकि जितना कंपिटिटिव मार्केट होगा, जितना कंपिटिटिव मार्केट होगा, उतना फायदेमंद होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर मोनोपोली बन जाएगा, मोनोपोली क्रिएट करेगा, तो फिर वहां पर क्या होगा, कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइस के बारे में सोचेगा, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की बात आ रही थी हमारी। तो जहां कहीं भी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन बन रहा था, तो वो हमारा किसका रीजन था? मार्केट फेल्योर का रीजन था। पीजी जाके खा लेता है, आके सुस्ताता है यहां पर। तो लिखिएगा, बिकॉज ऑफ द सोशल कॉस्ट, बेटा देख कोई बात ना करो, इम्पोज बाय मोनोपोली, गवर्नमेंट इंटरवीन by establishing rules and regulations designed to promote competition ना बेटा,
कि कंपटीशन मार्केट में बना रहे, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा। ठीक है जी, कहां पे, INTERVENE, इंटरवीन। इतनी भी खराब राइटिंग आज नहीं है बेटा, गवर्नमेंट के बाद इंटरवीन लिखा हुआ है, सब वही पूछ लो। तो प्रमोट कंपटीशन एंड प्रोहिबिट actions that are likely to restrain competition। तो भाई गवर्नमेंट क्या करेगा, ऐसे स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, गवर्नमेंट ऐसे स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा जिससे मार्केट में क्या हो, कंपटीशन बना रहे। बट ऐसी कोई भी अगर चीज होगी जिसके कारण ये लग रहा होगा कि कंपटीशन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, कंपटीशन को प्रभावित किया जा रहा है, तो उस पर क्या लगाएगा बेटा, रोक लगाएगा, ये नहीं लगाएगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। तो सबसे पहला तो गवर्नमेंट का यही काम है कि भाई हम जानते हैं कि अगर कहीं पर मोनोपोली क्रिएट होगा तो मार्केट से हमारी कंपटीशन खत्म होगी, और कंपटीशन खत्म होगी तो ऑटोमेटिक है जो प्राइस को क्या किया जाएगा, हाई किया जाएगा, और प्राइस अगर हाई किया जाएगा तो कंज्यूमर के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जिसके कारण मार्केट में कंपटीशन बना रहे। और इसी के लिए हमने क्या बोला कि सबसे पहले MRTP एक्ट 1969 आता था, फिर बाद में उसको रिपील्ड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया था, और उसके जगह पे क्या आ गया था बेटा, हमारे पास CCI आ गया था, कंपटीशन एक्ट जिसको कहते हैं, या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो कंपटीशन एक्ट हमारा 2002 में आया था, और अमेंड कब हुआ था, 2007 में। मैंने ये चीजें पहले डिस्कस करी हुई है, ठीक है, ऐसे पढ़ना नहीं था लेकिन मैंने बता दिया था कि ऐसे चीजें हुई थी हमारे पास। तो लिखेंगे कि अब ये जो है हमारे पास ये जो टर्म्स देख रहे हैं, तो इस टर्म्स के अंतर्गत क्या क्या बातें हो रही है। तो कहता है कंपटीशन एक्ट 2002 क्या बनाया गया बेटा, कंपटीशन एक्ट, और अमेंड कब हुआ था, अमेंडेड इन 2007, और कब अमेंड किया गया था बेटा, 2007 में। तो इसमें जो है ये जो कंपटीशन एक्ट है, इसका मेन काम ही था, मेन मोटिव ही था क्या, मार्केट में कंपटीशन को ज्यादा से ज्यादा बरकरार रखना, मार्केट में कंपटीशन को ज्यादा से ज्यादा, सामने पे आ तो फर्स्ट बेंच पे बोतल के पास बैठ चल। फिर उसके बाद लिखो दूसरा, मार्केट लिबरलाइजेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग कंपटीशन। अगर मार्केट में कंपटीशन बनाया गया तो उससे मार्केट क्या होगा, लिबरलाइज होगा, मार्केट क्या होगा, लिबरलाइज होगा। तो लिबरलाइज का मतलब क्या हो गया कि लोगों के लिए छूट रहा, कंट्रोल ऑन, कंट्रोल्स ऑन mergers and acquisitions if there is possible market, कौन सा बेटा, कंट्रोल से बेटा, अब ठीक है भाई। एक बताओ, अगर मान लीजिए दो कंपनियां हैं, और दो कंपनियां अगर एक साथ मिल जाए जिसके कारण मार्केट में मोनोपोली हो जाए, तो गवर्नमेंट ऐसा काम होने देगा क्या,
जैसे आपको याद है एक बार मैंने एक साउथ मूवी का नाम लिया था सुरारी पुत्तई, जो हिंदी में उसका उड़ान नाम है, जिसमें हमने बोला था कि 1 रुपए में हवाई जहाज का जो ट्रेवल वाला था। तो उस टाइम में वो मूवी एक बार देखना जरूर। उसमें क्या हुआ था कि इसी तरीके की बात हुई कि किंग फिशर उसको खरीदना चाहता था। किंग फिशर चाहता था कि हम तुमको खरीद लें। अब अगर खरीद लेंगे तो भैया मोनोपोली फिर अपना बनाएगा ही नहीं बनाएगा। तो ऐसा कोई भी काम नहीं हो, कहीं भी ऐसे मिलने वाली बातें नहीं होनी चाहिए जिसके अंतर्गत ये दिखे कि मतलब या तो मिलके काम कर ले या तुमको खरीद ले। ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे वो अपना मार्केट में क्या करे, अपनी मजबूती बना ले या अपना मोनोपोली बना ले। तो ऐसा काम भी क्या होगा, नहीं होने दिया जाएगा। तो इस सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा ही नहीं आएगा। प्राइस कैपिंग एंड प्राइस रेगुलेशन। बेटा प्राइस कैपिंग का मतलब भाई कोई भी कॉमोडिटी आप खरीदते हो, अब अगर मान लीजिए उस कॉमोडिटी के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, तो पता चलेगा 10 रुपए वाला सामान का तुम 2000 रुपए दाम रखोगे। भाई तुम्हारी मर्जी हम क्या रखें, भाई हमने प्रोडक्शन किया तो हमारी मर्जी में क्या रखो। लेकिन ऐसे में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं होगा। तो गवर्नमेंट एक लिमिट तय कर देती ना, प्राइस कैपिंग का मतलब हो गया प्राइस लिमिट, कि एक प्राइस लिमिट तय कर देती कि इससे ज्यादा कोई भी प्राइस नहीं रख सकते। जैसे देखते हो ना कभी कभी जब ओनियन वगैरह की स्केर्सिटी होती है तो उस टाइम में गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है या नहीं कर देता कि इससे ज्यादा दाम आप नहीं रख सकते, इससे ज्यादा पे आप नहीं बोल सकते। कभी भी किसी भी कमोडिटी की अगर स्केर्सिटी मिलती है तो उस टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से वो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता, नहीं तो और क्या होगा, महंगाई बढ़ता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, प्राइस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत होती है और वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। ओके नेक्स्ट, प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन। भाई हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली कोई भी कॉमोडिटी है तो 10%, 15% या 20% प्रॉफिट होगा। अब अगर तुम बोलोगे ना ना कॉमोडिटी के ऊपर तो 200% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट होने देगी क्या ऐसे काम? तो क्या रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, क्या प्रॉफिट। अब मान लो कोई अपना इंटरेस्ट रेट जो है हाई रखता है तो ऐसा थोड़ी ना काम चलेगा। जैसे आप देखते हो कि कोई भी बैंक जो है अगर नॉर्मली देता है तो 14%, 18% या 21% इंटरेस्ट रेट हो सकता है। अब कोई बोल दे ना जी भैया हम तो जो है 48% या 50% का हम इंटरेस्ट का रेट लेंगे, तो गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी या नहीं लगाएगी? भाई किसी के मजबूरी का फायदा तो नहीं उठा सकते। तो आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन या जो रेट ऑफ रिटर्न होगा उसके बेसिस पर भी रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा बेटा? गवर्नमेंट लगाएगा ना। ये सारे के सारे हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट वो काम कर रही है जिसके कारण मार्केट में जो फेल्योर शब्द आने वाला है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, ताकि मार्केट सुचारू रूप से चल सके, मार्केट में कंपटीशन बना रह सके। ओके, फिर उसके बाद कहता है बेटा पैट्रोनेज टू कंज्यूमर एसोसिएशन। पैट्रोनेज का मतलब होता है बेटा सपोर्ट, सपोर्ट टू कंज्यूमर एसोसिएशन। भाई ये जो हमारा उपभोक्ता का जो कोई भी केस वगैरह होता है तो उस पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है नहीं करती? देखते हो ना कंज्यूमर कोर्ट वगैरह बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ताकि जो भी उपभोक्ता है उससे अगर कोई भी दिक्कत आई तो उसके लिए क्या होगा, हमारी तरफ से वो मदद के लिए वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। भाई अब ऐसा नहीं ना कि कंज्यूमर का सुनने वाला कोई हो ही नहीं, कंज्यूमर को देखने वाला कोई हो ही ना, ऐसे काम तो नहीं करेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या होगा, कंज्यूमर एसोसिएशंस की सपोर्ट के लिए भी क्या होगा, व्यवस्थाएं की जाएंगी। कौन करेगा? गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। फिर उसके बाद कहता है बेटा टफ इन्वेस्टिगेशंस इनटू कार्टेलाइजेशन एंड unfair practices such as collusion and predatory
प्राइसिंग। बेटा मान लो जैसे सीमेंट की कंपनियां हैं, क्या हुआ, ले जा, लड़ाई कर रही है। जैसे सीमेंट की कंपनियां हैं, अब सीमेंट की मान लो 4-5 कंपनियां हैं या जो भी सीमेंट मार्केट है, सबने बोला देख गवर्नमेंट तो हम लोगों को एक साथ मिलने देगा नहीं, तो सबने अंदर अंदर ही क्या बातें कर ली कि ऐसा करते हैं हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इससे जो है ना कम प्राइस रखना ही नहीं है। अब जैसे अगर मान लो जो आज का हम सभी कोचिंग वाले एक साथ मिल जाएं और सीधा बोले देखो भैया बच्चा किसी के पास भी आए फाउंडेशन का फीस 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा कर दिया जाए तो बेटा एक बार बताओ मार्केट में फिर से मोनोपोली क्रिएट हो गई या नहीं हो गई? दिखेगा नहीं लेकिन कहीं अंदर ही अंदर। तो कोलिजन का मतलब यहां पे वही होता है कि अंदर ही अंदर मिल करके एक हो जाना, ठीक है? तो मिल करके एक हो जाएगा तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कौन लगेगा? तो देखो ना क्या लिखा है, टफ इन्वेस्टिगेशन इनटू कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन वही है कार्टेल ओपेक, जहां पे मिल करके हम लोग क्या कर देते हैं, मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नजर रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? अरे बेटा रुको तो सही, बहुत जल्द हम लोग फाउंडेशन की फीस 50 से कम नहीं रखेंगे। अरे भाई एक वो बताओ, यही फीस 2006 में भी थी और वही फीस अभी भी है, क्या इन्फ्लेशन नहीं हुआ है? अभी इंडेक्स नंबर तुम लोग पढ़ रहे हो ना, यही चीजें हुआ है या नहीं हुआ है? और आज जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो इन्हीं चीजों को दिखाएंगे कि हमारी मनी वैल्यू कितनी कम है। लोग कहता है कि आज आपकी इनकम इतनी है, बेटा इनकम इतनी नहीं है, 2008 के अनुसार अभी इनकम कम है हमारी, 2008 में ज्यादा कमा लेते थे। चलो नेक्स्ट, restrictions on monopsony पावर ऑफ। फर्म का मोनोपोली क्रिएट होने के लिए दिया जाएगा क्या? नहीं। रिडक्शन इन MONOPSONY, मोमो लिखेंगे, खिला रहा हूं मैं। रिडक्शन इन इंपोर्ट कंट्रोल्स। भाई जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा लिबरलाइज होगा या नहीं होगा? क्योंकि उतना ज्यादा क्या होगा, कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? मोनोप्सनी MONOPSONY, एकाधिकार बनाना, अकेला वर्चस्व बनाना, ठीक है? और लास्ट में नेशनलाइजेशन, SATION भी लिख सकते हो, ZATION भी लिख सकते हो। कंप्लीट प्योर मेंटली अनबैलेंस्ड तुम। हो गया बेटा? तो देख रहे हो कि मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए, मोनोपोली सब आपस में लड़ती ही रहती है, देख लो वहां भी लड़ाई चल रहा है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाया जाएगा, ये नहीं करें उठाया जाएगा बेटा, ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, कर लोगे? अरे राष्ट्र स्तर पे फैलाना है भाई, पूरे भारत के अंदर। तो जितना नेशनल वाइड हम स्प्रेड करेंगे उतना कंपटीशन अच्छा होगा ही नहीं होगा। तो इसी के लिए नेशनलाइजेशन का भी काम कौन करेगा, गवर्नमेंट का। जैसे अगर बैंक किसी एक जगह पर हो तो वो अपना मोनोपोली क्रिएट करता है नहीं, लेकिन हर एक जगह पे हर एक दूर सुदूर एरिया में खोल दिया जाए तो उतना मोनोपोली उसका रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये चीजें कह रहा हूं। रिडक्शन इन इंपोर्ट कंट्रोल ना, इंपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाते हैं उसको खत्म कर दो तो ऑटोमेटिक मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। मोनोपोली पावर जो फर्म का होता है ना,
उसको कम किया जाता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि अपना एकाधिकार नहीं बना सकते हो। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी बेटा? गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो लिखिएगा, however sometimes we find that government protect monopoly position of firms that have developed unique innovations। कभी कभी गवर्नमेंट ही मोनोपोली बनवाने के लिए कहता है ना ना आप मोनोपोली बनाओ ना, हम आपके साथ हैं। तो कहते कैसे बेटा? ये जो पेटेंट और कॉपीराइट होता है ये मोनोपोली क्रिएट नहीं करवा रहा है भाई। आपको तो ये होना चाहिए कि आपका बुक सारे अपना अपना कॉपी करके पढ़े, लेकिन आपने जैसे ही कॉपीराइट पेटेंट की बात करी, रॉयल्टी की बात करी, इसका मतलब आपके नाम को दूसरा कोई इस्तेमाल अब नहीं कर सकता ना? नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? मोनोपोली क्रिएट करवाया या नहीं करवाया? तो कभी कभी गवर्नमेंट भी करवाती है मोनोपोली, क्योंकि उसकी उन चीजों में जरूरत भी होती है। लेकिन अगर मोनोपोली बना तो मार्केट फेल्यूर शब्द आएगा। तो गवर्नमेंट भले ही कितना भी इंटरफेयर कर ले, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों के लिए या कुछ चीजों में गवर्नमेंट भी मोनोपोली को प्रोटेक्ट करती है, मोनोपोली को फेवर करता है। तो ब्रैकेट में इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पेटेंट एंड कॉपीराइट। हो गया? अरे बोलो। तो ये तो था कौन सा? मार्केट पावर ना, कि पहला वाला जो हमने प्रॉब्लम पढ़ा उसका अब मिल गया हमें क्या? सॉल्यूशन। क्या मिल गया? सॉल्यूशन। अब चलो जरा दूसरा प्रॉब्लम भी झेल लेते हैं। दूसरा क्या शब्द आया था? एक्सटर्नलिटीज ना। तो क्या एक्सटर्नलिटीज को करेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी? जैसे अभी जैसे ये पॉल्यूशन वगैरह होता है तो वहां पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं चला सकते, इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा। आपके पास एक लिमिट तय कर देगा, उस लिमिट से ज्यादा कभी भी आप पॉल्यूशन नहीं कराएंगे, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये सब भी एक तरीका है ना एक्सटर्नलिटीज को सही करने का, है कि नहीं भाई? वेस्टेज आप कर रहे तो आप जो है, सर हेडिंग लिखा है, कौन सा हेडिंग लिखा है? मैंने हेडिंग तो कहीं लिखा ही नहीं। बताइए नीतीश क्या कहना चाह रहे बेटा? टेप लिया यहां तक? यूपीएसटी उठ के यहां। शुभम आजा बेटा, उठ के इधर। क्या पढ़ रहा है रे वो बुद्धि? क्या पढ़ रहा है? शुभम तू इधर आ बेटा। आगे बैठिए, बोतल साइड कर दीजिए, आप बैठ जाइए। चलिए हो गया यहां तक सबका? चलिए अब दूसरा किसको करेक्ट किया जाएगा बेटा? बताओ। एक्सटर्नलिटीज को ना। तो चलिए अब जरा देख लेते हैं एक्सटर्नलिटीज। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नलिटीज। संडे आप लोगों की कोई क्लास नहीं है, एंजॉय कीजिएगा मेरी तरफ से, ठीक है? क्या नहीं? फिर नीचे भी बच्चों से पूछा तो बोला कि नहीं सर रहने, क्योंकि इसलिए ना
ये तो अभी चारों यूनिट कंप्लीट हो नहीं पाएगा, ये चारों यूनिट तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो जब चारों यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो मैं 8वां चैप्टर क्यों शुरू कर दूं? इसीलिए मैंने बोला रहने दे, कोई बात। क्यों होगा मंडे को छुट्टी? ले लें बेटा, अभी से लेके जनवरी तक खाली छुट्टी है। जिसको छुट्टी चाहिए वो खुद नहीं आना, हो गया ऑटोमेटिक छुट्टी। सुलेखा दे दे। चलो देखो इधर, हाँ मंगलवार शाम। तो देखिए, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नलिटीज। नहीं नहीं बेटा, संदीप सर से मैंने पूछा था, उन्होंने बोल दिया था कि नहीं लेंगे वो क्लास। चलो देखो इधर, कहता है गवर्नमेंट हैव न्यूमेरस, बेटा बात मत करो। ओ क्या हो रहा है? चलो कोने पे जाओ। और मनोज सुधरेगा ये बात करने से या नहीं सुधरेगा? चलो कोने पे चलो इधर, और आ थोड़ा सा, हाँ वहीं पे बैठ। गवर्नमेंट हैव न्यूमरस मेथड टू रिड्यूस द effects of negative externalities and to promote पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो गवर्नमेंट ऐसे कदम जरूर उठाएगा जिससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को क्या करे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना होगा, है ना। तो अब गवर्नमेंट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कम करने के लिए क्या करता है, तो वही चीज देखना यहां। तो कहता है गवर्नमेंट initiates towards negative externalities may be classified as, first one डायरेक्ट कंट्रोल और regulations that openly regulate the actions of those involved in generating नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो सबसे पहला तो डायरेक्ट कंट्रोल, सबसे पहला क्या हो गया हमारा बेटा, डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल में क्या करेगा गवर्नमेंट, डायरेक्ट ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना देगा, डायरेक्टली एक्शन इन्वॉल्व करेगा कि भाई ये काम तुझे नहीं करना तो नहीं करना, बात ही खत्म। रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, तो अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा तो वो क्या हो गया बेटा, बताओ, डायरेक्ट कंट्रोल। और दूसरा होता है बेटा मार्केट बेस्ड पॉलिसीज that would provide economic incentives, कि भाई कुछ ना कुछ मार्केट बेस्ड पॉलिसीज बना देगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि भाई तुम ये काम करो, तुमको इस पर हमारी तरफ से ये प्रॉफिट मिलेगा। तो एक तरीके से लालच दे करके, ताकि सामने वाले को अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट दिख रहा है तो वो काम क्या अच्छा करेगा या नहीं करेगा। भाई अगर किसी को बोल दिया कि भाई तुमने अगर प्लास्टिक का उत्पाद मतलब कंजम्पशन नहीं किया या प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हो,
तो तुम्हें हम एडिशनली ये सब्सिडीज दे देंगे, तो वो उसके लिए फायदेमंद होगा ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा बेटा, कम करेगा। तो एक में क्या हो गया कि डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा करके काम चल सकता है, एक में क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा करके काम चल सकता है, और एक में क्या होगा कि मार्केट बेस्ड कुछ ना कुछ पॉलिसी बना के, ताकि सामने वाले को फायदा दिखाएं कि तुम अगर ये काम करोगे तो इसके लिए ये फायदा होगा, उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते बेटा, कर सकते। तो अब अगर डायरेक्ट कंट्रोल में बात करें तो डायरेक्ट कंट्रोल में क्या क्या चीजें होंगी उसको अब डिटेल्स में देखना होगा या नहीं होगा। तो चलिए लिखते हैं हेडिंग डायरेक्ट कंट्रोल। सबने टेप लिया नहीं यहां तक? डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ? अरे तुम बोलो, हम तो पूरा नीचे कर देंगे इसमें, तुम्हारे लिए तो हम कितना भी देर रुक सकते हैं। ए लड़ाकू, खाली झगड़ालू लोग सब क्लास में आ गए हैं। बेटा जल्दी करो। हो गया? चलो लिखो बेटा, डायरेक्ट कंट्रोल के अंतर्गत कहता है डायरेक्ट कंट्रोल also known as command solution बात करना छोड़ोगे उत्तम? बात करना बंद करोगे? क्योंकि अगर बात करोगे अब मैं कैंसिल करके चला जाऊंगा नीचे। डायरेक्ट कंट्रोल ऑल्सो नोन एज कमांड सॉल्यूशंस प्रोहिबिट specific activities that explicitly creates negative externalities or required that the negative externality be limited to a सर्टन लेवल। सीधा उसको बोल दिया कि भैया देख लो ऐसा है, तुम उत्पादन करो, हम मना नहीं कर रहे, हम भी जानते हैं कि भाई पॉल्यूशन होगा, लेकिन इस लिमिट से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए, अगर पॉल्यूशन होगा तो हम बैन कर देंगे। तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ही नहीं लगा दिया। तो अगर जहां कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस लगा करके काम चलेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, डायरेक्ट कंट्रोल। क्या होगा, डायरेक्ट कंट्रोल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी तो देखने पड़ेंगे, तो लिख लीजिएगा। कहता है
The government may through legislation fix emission standard which is the legal limit on how much pollutant a firm can emit. If the firm exceeds oh बातचीत firm exceeds the limit, it can invite monetary penalties or and criminal liabilities. भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इससे ज्यादा आप जो है पॉल्यूशन नहीं फैला सकते, एक लिमिट कर दिया बेटा। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर भाई जो भी आपका लिमिट है उस लिमिट से आपको ज्यादा करना नहीं है उत्सर्जन, बट अगर आप किसी कारणवश उससे ज्यादा लगातार उत्सर्जन करते जाते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई पेनल्टी लगाई जाएगी, चार्ज किया जाएगा, ठीक है। या और एंड कि हो सकता है मॉनेटरी लगा के ही छोड़ दिया जाए या फिर आपके ऊपर केस वगैरह दर्ज कर लिया जाए, अथवा दोनों, चार्ज भी लगाएगा, पेनल्टी भी लगाएगा और साथ ही साथ केस भी दर्ज हो जाएगा। जैसे अभी दिल्ली में पॉल्यूशन उत्सर्जन जो है बंद है। अब जो जितने भी लोग कोयला वगैरह का काम करते हैं ना, जैसे कोयला पे वो सेकने उकने वाला काम होता है, क्या बोलते हैं, सेक वगैरह, जो टिक्का वगैरह होता है, उस सब पे अभी क्या रहे, रोक लगा हुआ है, क्योंकि कोयला से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन होगा। तो सारे होटल वालों को नोटिस पहुंच चुका है, भैया अभी आप जो है, चूंकि 2 टायर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड में हम लोग आ चुके हैं, तो ये सभी काम नहीं होगा। तो अभी बंद है, ये नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई उसका उत्सर्जन करता है तो फाइन किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, या केस भी दर्ज किया जा सकता है। उसी तरीके से अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का काम वगैरह क्या है, बंद किया गया है। अगर मान लीजिए कहीं पर तोड़फोड़ होगा तो पुलिस वाला आएगा ना, हाँ हाँ चलिए बंद कीजिए बंद कीजिए, ज्यादा करोगे तो ताला भी बंद करके ले जाएगा, ऊपर से फाइन भी लगाएगा, होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से वो रिस्ट्रिक्ट लगाया जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे, आप अगर उस लिमिट से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके ऊपर कोई ना कोई मॉनेटरी क्या बोलते हैं, पेनल्टी लगाई जाएगी और आपके ऊपर केस भी दर्ज किया जा सकता है, अथवा दोनों हो सकता है। ओके, सेकेंड, लाइसेंसिंग production quotas and mandates regarding acceptable production process are
other examples of direct intervention by the government। भाई जैसे ही लाइसेंस शब्द आया तो ऑटोमेटिक रिस्ट्रिक्शन लग गया या नहीं लग गया? तो ये भी गवर्नमेंट का क्या है बेटा, एक डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने का तरीका है। ये भी एक तरीके का क्या है बेटा, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने का एक तरीका है। कहां से नहीं लिखा बेटा वो बता दे, क्या हुआ इसमें? अभी तक कितना पेज लिख दिया होगा? नहीं नहीं, इसमें कितना पेज लिखवाया मैंने इस चैप्टर में? तो एक मान के चलना कि जितना हो चुका है ना उसका 40% और, नहीं नहीं मतलब 40% नहीं, सॉरी 80% और, मतलब अभी 60% हुआ है, 40% और बाकी है। हाँ 8-10 पेज, मैं ज्यादा थोड़ी नहीं लिखवाता हूं यार। चलो लिखो, कहता है जी, लिख ओ, अब आवाज बंद पर। प्रोडक्शन, यूज एंड सेल ऑफ, बेटा लिखो, मैनी कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज आर प्रोहिबिटेड। क्या हो बेटा, प्रोडक्शन कोमा यूज एंड सेल, ऊपर में कहां पर ये प्रोसेसेज, और ऊपर प्रोडक्शन कोटारे, तो कोटाज लिखा हुआ है, लिमिट, कोटा का मतलब होता है लिमिट। पॉल्यूशन के लिए इमिट शब्द का प्रयोग होता है, बाकी चीजों के लिए कोटा शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रोडक्शन, यूज एंड सेल ऑफ मेनी कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज आर प्रोहिबिटेड इन आवर कंट्री। बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जो यहां पर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो उन तरीके की कॉमोडिटी का प्रयोग यहां पर हो सकता है क्या? नहीं कर सकते हम लोग। तो वो भी एक तरीके का क्या हुआ बेटा, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस हुआ या नहीं हुआ? कहता है सुट्टा मारना इज, क्या हुआ? अच्छा तुम्हें तो इसी पे ध्यान रहेगा ना। अब ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ, स्मोकिंग इज कंप्लीटली banned in many public places सार्वजनिक जगहों पे धूम्रपान निषेध है या नहीं है बेटा? है कि नहीं? पकड़े जाने पे 2000 रुपए जुर्माना। भाई अब मॉल वगैरह चले जाओ, आराम से एकदम बैठ के फू फू करते रहो तो क्या होगा, कंटापो लगेगा कि नहीं लगेगा? सिनेमा हॉल में घुस जाओ, फू फू करते रहो, नहीं नहीं चल सकता है। तो ये क्या हो गया बेटा, उन सब जगहों पे बैन है या नहीं है? तो उसकी भी बात करेंगे यहां पर। फिर कहता है बेटा stringent rules are in place in respect of tobacco, advertising, packaging
एंड लेवलिंग एटसेट्रा। बेटा आप देखते हो ना कि तंबाकू वगैरह के लिए कितना हार्ड रूल है, ठीक है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बेटा हार्ड, कठोर रूल यहां पे बनाया गया है कि भाई एक वो बताओ, जैसे आप लोग देखते हो मूवी वगैरह में भी कहीं पर अगर वो वाइन वगैरह का या स्मोकिंग वगैरह का जो अगर सीन आ जाता है तो नीचे में लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं। और एक तो मूवी शुरू होते ही मेरा नाम ये था, हमने तंबाकू का सेवन किया, माउथ कैंसर हो गया मुकेश, है कि नहीं। तो अब देखते हैं ना कि भाई कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजमेंट होता है या नहीं होता, तो उसके लिए रूल्स है या नहीं है, उसके लिए क्या है रूल्स है। आप अगर ठेके पे भी जाओ तो वहां पर क्लियरली लिखा है 21 वर्ष से कम उम्र वालों को नहीं दिया जाएगा, है कि नहीं। तो रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं है। तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन। ये भी एक तरीके का क्या हुआ, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन। जहां से लिख रहे हो वहां से लिखता जा, फिर आगे लिख लेना, ओके। तो ऐसे ही और भी सारे हैं, आईसीआई मॉड्यूल में और भी दे रखे हैं, तो पढ़ते रहना, क्या दिक्कत है। बाकी इतना तक तो समझ में आ गई। तो ये सब एक तरीके का क्या हो रहा है बेटा, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहा है या नहीं लगाए जा रहा है, बोलो। और दूसरा कौन सा मेथड था, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज ना, कि भाई समय को देख के, बाजार को देखकर फिर उसके बेसिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, वो भी हमारा काम होगा। तो यहां तक टेप लिया। अब लिखिएगा मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। मार्केट बेस्ड पॉलिसीज कहता है द मार्केट बेस्ड अप्रोच environmental, टैक्सेज एंड कैप एंड ट्रेड। कैप का मतलब क्या बोला था, लिमिट ना, कैप एंड ट्रेड ऑपरेट थ्रू क्या बेटा, अप्रोच इन्वायरमेंटल, टैक्सेज एंड कैप ट्रेड ऑपरेट थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। यहां पे थोड़ा सा एसी पिगू के आगे अभी बात करेंगे हम लोग। प्राइस मैकेनिज्म टू क्रिएट एन इंसेंटिव फॉर चेंज। इन्वायरमेंटल पूरा लिखूं, नहीं लिखूंगा, इन्वायरमेंटल। इन अदर वर्ड्स the government tries to alter the prices of goods, alter the prices of goods through taxes and subsidies। कि गुड्स की प्राइस में अल्टर का मतलब होता है काट छांट करना। अल्टर का मतलब क्या होता है, काट छांट करना, कम हो सकता है, ज्यादा करने की जरूरत पड़ सकती, कुछ भी। तो टैक्स लगा करके बढ़ाया जा सकता है, सब्सिडी दे करके क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। एंड thus change the behavior of market participants।
तो भाई जैसे ही टैक्स वगैरह लगाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा बेटा, लोगों का काम करने का तरीका बदल जाएगा, ये नहीं बदल जाएगा, है ना। अब जिस तरीके से हमने ऊपर वाले में देखा था कि भाई दो तरीके से काम हुआ था, एक डायरेक्ट और एक ये मार्केट बेस्ड पॉलिसी, तो मार्केट बेस्ड पॉलिसी में भी दो तरीके की बातें। पहला, सेटिंग द प्राइस डायरेक्टली थ्रू ए पॉल्यूशन टैक्स, सेटिंग द प्राइस डायरेक्टली थ्रू ए पॉल्यूशन टैक्स। अगर पॉल्यूशन टैक्स लगा दिया तो ये भी एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन हो गया ना। पहली बार तो तुमको क्या बोला था कि देख लो यहां तक तो तुम काम कर लो, इसके अलावा अगर काम करोगे तो तुम पे क्या लगेगा, पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी। तो एक कैप वहां पे सेट कर देगा, एक लिमिट सेट कर दिया। यहां बोला हम कुछ जानते नहीं, सीधा पॉल्यूशन टैक्स लगा दिया, तो ये भी काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट इसके माध्यम से भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सेटिंग द प्राइस indirectly through the establishment of the cap and ट्रेड सिस्टम। एक में क्या करा कि सीधा का सीधा क्या बना दिया बेटा कि पॉल्यूशन टैक्स देना पड़ेगा और हम कुछ सुनते ही नहीं, और एक में क्या कर दिया, लिमिट लगा करके काम कर लिया। तो दोनों तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। एक में डायरेक्ट क्या करा, पॉल्यूशन टैक्स ही लगा दिया, उत्सर्जन किया टैक्स दो, और एक में क्या हो गया कि एक लिमिट तय कर दिया, लिमिट तक करो, उसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा बेटा, टैक्सेज लगेगा। ओके। लेकिन अब ये जो कैप एंड ट्रेड है ना बेटा, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहां पर। क्योंकि होता है ना, देखो गवर्नमेंट हमेशा बैठी तो रहेगी नहीं कि भाई कितना पॉल्यूशन उत्सर्जन हुआ है, और घपलेबाजी तो हर जगह है, घपलेबाजी क्या है, हर जगह है। तो अब उसको कैसे देखा जाएगा, क्या हो सर, और जल्दी लिख लो। तो अब उसके लिए यहां पर एसी पीगू के कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कि ये जो पॉल्यूशन टैक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो एसी पीगू के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको पिगवियन टैक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अभी लिखेंगे, पहले हमारे बुद्धि भाई साहब नोट कर लें। लिमिट के बेसिस, लिमिट व्यापार से रिलेटेड लिमिट, वही अभी उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बेटा। हो गया, अरे बोलो, अरे इधर से तुम लोग तो बोल ही दो। हो गया सर, जल्दी कर।
हो गया बेटा। तो देखो ये जो हमारे पास पॉल्यूशन टैक्स है, ये जो है हमारे पास पॉल्यूशन टैक्स, इसका कंसेप्ट दिया गया था किसके द्वारा? एसी पिगू के द्वारा। एसी पिगू का नाम सुने हुए हो ना? कौन सा मेथड को सपोर्ट किया था? वेलफेयर व्यू पॉइंट को। बेटा कुछ नहीं लग रहा है कि अपने लिमिट से ज्यादा जा रहे हो सिया दीदी? जितना आपका टोटल वेट है उतना मेरा राइट आर्म है। ए, तुम लोग भी मत बोलो बेटा, तुम में से बहुत सारे हमारे लेग पीस के बराबर भी नहीं हो। चलो देखो इधर, तो पॉल्यूशन टैक्स का कंसेप्ट किसने दिया था बेटा? एसी पिगू ने, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? पिगुवियन टैक्स। क्या नाम देंगे इसको? पिगुवियन टैक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा, कैसे कैसे ये टैक्स लगाया जाएगा। तो चलिए जरा बेटा अब डिटेल्स में इसकी बातें हम लोग करते हैं। कहता है, ये पहले कंसेप्ट को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। देयर आर पिगुवियन टैक्स, पिगू ने दिया तो उसी के नाम से टैक्स। दे PIGOUVIAN स्पेस TAX, हाँ ब्रैकेट क्लोज। चलो लिखो, देयर आर प्रॉब्लम्स इन administering an efficient pollution tax। भाई एडजेक्ट कितना पॉल्यूशन टैक्स होना चाहिए वो निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये नहीं है? भाई कौन कितना उत्सर्जन करे? अब कोई एक बार बताओ, कोई 1 यूनिट का उत्सर्जन करे और कोई 50 यूनिट का उत्सर्जन करे और सब पे बराबर टैक्स लगाते तो सही है क्या? नहीं है। तो भाई किसके लिए क्या टैक्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये भी तो हमें देखने की जरूरत होगी ना। ठीक है, तो एसी पिगू ने ये बोल तो दिया था कि भैया कि पॉल्यूशन के ऊपर टैक्स लगा दीजिए और फिर अपना जो भी काम है वो आराम से कर लीजिए। तो कौन बोला था? एसी पिगू ने। लेकिन उसको डिटरमाइन कर पाना, उसको किस पर कितना चार्ज लगाना, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना क्या था? मुश्किल था ना। तो इसी के लिए हम लोगों को कुछ चीजों को यहां देखना है। तो सबसे पहला लिखिएगा बेटा, पॉल्यूशन टैक्सेज आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एंड एडमिनिस्टर। भाई पॉल्यूशन टैक्स को डिटरमाइन कर पाना, एक्चुअल में लगाना क्या संभव है? नहीं है ना, डिफिकल्ट है या नहीं है? इफ द डिमांड फॉर गुड इज इनइलास्टिक, अगर गुड्स का डिमांड हमारा क्या है बेटा? इनइलास्टिक, अर्थात लेस चेंजेबल अगर है, द टैक्स मे हैव ओनली एन insignificant effect in reducing demand, that is less effective, या आसान शब्दों में कह सकते हैं नॉट इफेक्टिव। भाई कोई भी ऐसा गुड्स है जिसकी डिमांड क्या है? नाम मात्र के लिए,
तो क्या उसके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं ना पड़ेगा भाई। अगर किसी गुड्स का डिमांड नाम मात्र के लिए हो तो उससे क्या ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो उस केस में अगर उस पर पॉल्यूशन टैक्स लगाया भी जाता है तो कोई फायदा यहां पर मिलने वाला है नहीं भाई। फायदा तो तब होगा ना कि गुड्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा हो, तब ना जाके उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा होगा। तो कहता है pollution taxes have potential negative consequence on employment and investments because high pollution taxes in one country may encourage producer to shift their production facilities to those countries भाई एक वो बताओ, अगर पॉल्यूशन टैक्स को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें, प्रोड्यूसर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दे, तो प्रोड्यूसर क्या कहेगा? अबे यार यहां पे अब बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह ले रहा है, यहां पे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। चलो ऐसा कोई कंट्री देखते हैं जहां पर क्या होगा कि कम पॉल्यूशन टैक्स होगा, वहीं पर वो शिफ्ट कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर पॉल्यूशन टैक्स को हम लोग बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन टैक्स लगाएंगे, तो जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। तो अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दें। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा भाई? खाली अगर एसी पिगू ने ये कह दिया कि नहीं पॉल्यूशन के ऊपर टैक्स लगा दो, तो ऐसा तो नहीं है कि बिना सोचे समझे टैक्स लगा देंगे। तो अब उसके लिए एक नया नाम आ जाएगा जिसको हमने दूसरा मेथड क्या बोला था? कैप एंड ट्रेड। तो अब उसको समझना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा रियायत भी तो देना पड़ेगा ना। तो चलिए जरा देखते हैं कैप एंड ट्रेड की बातें। ज्यादा नहीं लिखवाएंगे बेटा, इस पूरे टॉपिक में और मुश्किल से 6 पेज लिखवा देंगे, 5-6 पेज हो जाएगा। नहीं आज 5-6 पेज कहां से हो पाएगा? 800 से 1000 पेज। चलो ठीक, लिखो बेटा कैप एंड ट्रेड सिस्टम। कैप एंड ट्रेड सिस्टम लिखिएगा।
देखो मैं चाहूं तो इन टॉपिक्स को बहुत शॉर्ट में भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं बताता हूं उसका रीजन सुन लें। प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, कौन सा लाइन से पूछेगा वो कोई नहीं जानता, तो भाई मजबूरी है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। हो गया नीचे ब्रेक? शहनवाज नीचे ब्रेक हो गया? तो चलो 3:06 हो गया, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 3:21 में स्टैट से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आज मुझे पूरी टॉपिक को कंप्लीट करना है और इंपॉर्टेंट चीजें सारी आज ही बाकी, क्योंकि आज मैं जाके आपको एक्चुअल में होमवर्क दे पाऊंगा। ठीक है, तो 3:07 हो गया, चलो 3:25 में स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है, मिलते हैं 3:25 में बेटा।